हम बड़े बड़े वकील रख करके भी वहाँ पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अति पिछड़ों के लिए न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण की लड़ाई लड़के माननीय नेता ने उसको दिलाने का काम किया है, उसी तरह से जातीय गणना के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है उसको भी हम लोग पाने का काम करेंगे। माननीय नेता ने न सिर्फ इस प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इस देश में हिंदुस्तान 10वें नंबर की इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पे थे और प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज हम 5वें स्थान पर आए हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आने वाले समय में इसको 3रे स्थान पे ले जाएंगे। अमेरिका और चाइना के बाद हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को 15 वर्ष के बाद कायम करने का काम करेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है और पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति से 11% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ने वाला प्रदेश बना है। यह माननीय नेता के सफल कार्यक्रम से संभव हो पाया है। इस प्रदेश में कितने पुल पुलियाओं का काम किया गया, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ। इस प्रदेश में जब नेता आए थे तो मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, और उसके अलावा कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। जो लोग बड़े बड़े लोग थे वही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन माननीय नेता ने निर्णय किया कि हमारे पास सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है और उनको हमको कुशल बनाना है। और हर एक जिलों में माननीय मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, हर एक अनुमंडल में ITI खोलने का काम किया और हर एक जगहों पर पॉलिटेक्निक खोलने का काम किया। और एक बड़ी आबादी को उन्होंने शिक्षित करने के लिए न सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण, बल्कि जो आरक्षण का रोस्टर है उसको भी इन जगहों पर पालन कराने का काम किया और निर्णय किया कि सरकारी खर्च पर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने बच्चों को कराने का काम करेंगे। मात्र 10 रुपया मंत्री जी कह रहे थे, मात्र 10 रुपया में पूरी दुनिया में बिहार अकेला राज्य है जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपया में सरकारी खर्च पर कराने का काम नेता किया है। क्यों किया नेता? क्योंकि नेता चाहता है कि जो मेरी आने वाली संतति है, जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, जो मेरे आने वाले वंशज हैं, उनको शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि माननीय नेता को लगता है कि वही बिहार है जहाँ सम्राट अशोक राजगीर से अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक राज करने का काम करते थे और 25-25 देशों के विद्यार्थी आकर यहाँ हमारे विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। हमारी समृद्धशाली विरासत है, हमारा समृद्धशाली इतिहास है और माननीय नेता की इच्छा है कि अगर 21वीं सदी का बिहार बनाना है तो हम सबको एक साथ जब लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारा समृद्धशाली बिहार नहीं बनेगा। और उस सपनों को साकार करने के लिए, अपने नौजवानों को पढ़ाने के लिए, अपने नौजवानों को समृद्धशाली बनाने के लिए माननीय नेता ने यह निर्णय किया। जो नेता अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, नेता जब पहली बार 2005 में आए थे तो उन्होंने यह निर्णय किया कि हम पूरे प्रदेश के इसमें सर्वे कराएंगे, कौन लोग स्कूल के बाहर हैं। माननीय नेता को पता चला कि 15% बच्चे स्कूल के बाहर हैं और ये बच्चे अति पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। माननीय नेता ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तालमी मरकज और टोला सेवक का गठन किया और उन बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। तालमी मरकज और टोला सेवक के लोगों ने, आज आपको जान के प्रसन्नता होगी, जो 15% बच्चे बाहर थे 19 साल में नीतीश कुमार के अथक प्रयास से मात्र 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर रहे, उनको भी विद्यालय लाने का काम किया जा रहा है। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण कराया गया और अब माननीय नेता ने निर्णय किया है कि हर एक पंचायत में हम +2 विद्यालय का निर्माण करेंगे और उसमें शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। लगभग 3 लाख शिक्षक हमारे यहाँ बहाल हो गए हैं और शिक्षकों की बहाली की जा रही है। लगातार माननीय नेता का शिक्षा पर जोर है कि हम पूरी दुनिया में बिहार सबसे धनिक का प्रदेश है, जो पर स्क्वायर किलोमीटर में हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश है, सबसे घनी आबादी का प्रदेश है पूरी दुनिया में। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ नौजवानों की संख्या ज्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, हमारे यहाँ स्किल लेबर की कमी है, ये बात सत्य है और उसी पर माननीय नेता बार बार काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले अगर आप देखिएगा जब 22,000 करोड़ का बजट था तो
अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बात हमारे पहले की सरकार और उसके नेता करते हैं, मात्र 40 करोड़ का बजट था अनुसूचित जाति जनजाति का, और अनुसूचित जाति जनजाति का कोई विभाग नहीं था। कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ों अति पिछड़ों का काम किया जाता था। लेकिन माननीय नेता जब आए तो सबसे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण किया और उसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया। जो कल्याण विभाग 40 करोड़ के बजट का माननीय नेता को हैंडओवर हुआ था, आज खाली अनुसूचित जाति जनजाति का 1700 करोड़ का बजट है। जो नेता बड़ा होता है वह न सिर्फ योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। पूरे हिंदुस्तान के 70 साल के आजादी में कोई दलित मुख्यमंत्री ने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत अपने प्रदेश में नहीं काम किया जितना माननीय नेता नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति की किया।